हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मक्कड़ क्लासेस। आई एम विनय मक्कड़। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन लोग सेकंड पार्ट देखने वाले हैं चैप्टर 2 का, दैट इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली। सोल प्रॉपर्टीशिप ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पार्ट 1 में, और कैसा लगा आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको मेरे मेमोरी टेक्निक्स कैसी लगी, फराह खान, लिमिटेड 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 अनलिमिटेड, ये सब चीज़ें वो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा आपको कमेंट सेक्शन में। और आज वैसे ही अपन मेमोरी टेक्निक्स यूज़ करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। और इसको चालू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। आपकी एनसीईआरटी बुक में या अदर ऑथर्स की बुक में बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, यू आर इन जस्ट 11th क्लास। पर मेरा मकसद है कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ। और जैसे कोपार्टनर्स, आपको 3 पार्टीज होती है इसके अंदर, कर्ता, कोपार्टनर्स एंड मेंबर्स। इन कोपार्टनर्स और मेंबर्स के बीच में भी डिफरेंस होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो देखेगा। और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the bell button. So without wasting much of your time, let's get started. जॉइंट हिंदू फैमिली, ये वर्ड आपकी एनसीईआरटी बुक में यूज़ करा गया है जॉइंट हिंदू फैमिली, पर मार्केट में ज़्यादातर वर्ड यूज़ करा जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या HUF। ये सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड है जो यूज़ करा जाता है। ये ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया में मिलेगा। मैम ऐसा क्यों इंडिया में मिलेगा? इंडिया में इसलिए मिलेगा क्योंकि नाम देख के आपको क्या पता चल रहा है, नाम देख के क्या पता चल रहा है, हमें पता चलता है ये ऐसा फॉर्म है जिसमें हिंदूज़ लोग इन्वॉल्व है और उनकी फैमिली बिजनेस कर रही है, इसीलिए सिर्फ इंडिया में मिलेगा। क्योंकि हिंदूज़ लोग कहाँ मिलते हैं आपको? हिंदूज़ लोग ज़्यादातर इंडिया में मिलते हैं। पार्टनरशिप, सोल प्रॉपर्टीशिप, कंपनी, ये आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी दिख जाएगा, पर HUF इज़ ओनली फाउंड इन इंडिया। ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, आपका एक एडिशनल पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जैन, सिख, बुद्धिस्ट कैन ऑल्सो फॉर्म एन HUF। मैम ये लोग क्यों बनाना चाहते हैं HUF? ऐसा क्या होड़ मची हुई इनको? नहीं, हमको भी HUF बनाना ही बनाना। बेटा इसको यूज़ करा जाता है टैक्स प्लानिंग के लिए। आप टैक्स बचा सकते हो बाय फॉर्मिंग एन HUF। ये आप आगे अगर आप CA करते हो तो आपको पता चल जाएगा कैसे टैक्स बचा सकते हैं बाय फॉर्मिंग एन HUF। और इसको सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू करा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे आप चाहते हो अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस करना, क्या आप उसको HUF में बुला के बिजनेस कर सकते हो? नहीं, आप नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, इसमें सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स रहेंगे। अगर आपको उसके साथ बिजनेस करना है तो करो ना, पार्टनरशिप फॉर्म में करो, कंपनी फॉर्म में करो, पर आप HUF में नहीं कर सकते हो। और इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है HUF में, कर्ता, कोपार्टनर्स एंड मेंबर्स। इन तीनों में डिस्टिंक्शंस होता है। इसमें अपन देखते हैं थ्रू एन एग्जांपल। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा हुआ है, आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन तीनों में डिस्टिंक्शन नहीं बताया, पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप जब मार्केट में एंटर करोगे तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए कि क्या होता है इन तीनों में डिफरेंस। सो अपन एग्जाम्पल के थ्रू मूव करते हैं। यहाँ पे आपको एक अंकल दिख रहे हैं। अंकल के 3 बच्चे होते हैं, 2 सन्स होते हैं और एक डॉटर होती है। ये रहा उनका सन और ये रहा एक सन और एक डॉटर होती है। अंकल एक HUF बनाने का सोचते हैं। अंकल के पास बहुत सारी एंसेस्टर्स प्रॉपर्टीज थी, बहुत सारी थी, लैंड पड़े हुए थे, प्लॉट पड़े हुए थे। तो अंकल सोचा मैं एक HUF बनाता हूँ। HUF बनाने के लिए आपको मैरिड होना कंपलसरी है और आपके आगे एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी होना जरूरी है और आपके फर्दर आपके चिल्ड्रंस होने चाहिए। तो अंकल के थे तो अंकल ने HUF बना लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि आपको लगता है कि HUF बनाने के लिए अंकल को किसी क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप कंपनीज एक्ट में, कंपनीज फॉर्म में देखते हो तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऐसा HUF में आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप बाय बर्थ बना सकते हो, आप बाय बर्थ हो सकते हो। जैसे बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग बाय बर्थ, अगर अंकल ने HUF बनाई होती तो बाय बर्थ बच्चे लोग इसका पार्ट बन सकते थे। ये डॉटर, सन, ये पार्ट बन सकते थे। अब हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। देखते हैं कर्ता क्या होता है। कर्ता कौन होता है? एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। जो अंकल है ना, अंकल एल्डेस्ट मेंबर थे, तो अंकल इज द कर्ता धर्ता एंड ही मैनेजेस द एसेट। अंकल को पूर्वजों की एसेट्स मिली थी, उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा? अंकल करेगा। तो अंकल सब मैनेज करने का काम करे तो उनकी लाइबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब मैंने बताया था आपको सोल प्रॉपर्टीशिप में। जैसे एक एग्जांपल वापस दे देती हूँ। जैसे सपोज अगर बिजनेस में 30,000 रुपये की लाइबिलिटी आती, उधारी आती 30,000 रुपये की, और अगर HUF के इतने पैसे नहीं होते, HUF के पास सपोज 20,000 रुपये ही होते एसेट, और फिर एसेट बेच देंगे, 10,000 रुपये और
बचे हुए, 10,000 रुपये अंकल की प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया जाएगा पे करने के लिए। तो इसलिए अंकल की लाइबिलिटी जो करता धरता है उसकी लाइबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड होएगी। फिर को पार्टनर्स और मेंबर्स क्या होते हैं, को पार्टनर्स वो लोग होते हैं जो शेयर करते हैं, मतलब जो अंकल की प्रॉपर्टी में उनका भी इक्वल शेयर होगा, मतलब इन 3 जो बच्चे थे ना और अंकल, ये चारों का इक्वल शेयर होगा एंसेस्टर्स प्रॉपर्टीज़ में, जो प्रॉपर्टी अंकल को जो मिली थी पूर्वजों से। और ये आफ्टर 2005, पहले है ना डॉटर्स लोग इंक्लूड नहीं होती थी को पार्टनर्स में, मतलब डॉटर कैन नॉट बी ए को पार्टनर। बट आफ्टर 2005 एक जजमेंट आया है, उसमें लिखा गया है डॉटर अगर मैरिड भी हो गई है या अनमैरिड है तो वो भी को पार्टनर्स बन सकती है अंकल की प्रॉपर्टी, मतलब अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में वो भी को पार्टनर्स बन सकती है, मतलब वो भी डिमांड कर सकती है शेयर इन द एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी। और फिर इसके बाद एक और फ़ायदा होता है को पार्टनर्स का कि वो लोग जब चाहे तो बोल सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, वो कभी बोल सकते हैं आज बेच दो सारी प्रॉपर्टी, कौन हक रखता है ऐसा बोलने का, डिमांड पार्टीशन इन द एचयूएफ, को पार्टनर्स। और इनकी लाइबिलिटी कैसी होगी, को पार्टनर्स की लिमिटेड होगी क्योंकि ये लोग मैनेज नहीं कर रहे। फिर मैम मेंबर्स कौन होते हैं, मेंबर्स लोग वो लोग होते हैं जो डिमांड नहीं कर सकते पार्टीशन इन द एचयूएफ, और वो लोग का कोई शेयर नहीं होता। आपने तो एग्जांपल में बताया नहीं मेंबर्स कौन होते हैं, अपन अब देखते कौन होते हैं। यहाँ पे अंकल है ना, अंकल कर्ता कहलाएंगे, ये जो ग्रीन टिक में दिख रहा है ये अंकल का बेटा है, ये तो को पार्टनर्स कहलाएगा, ये भी को पार्टनर कहलाएगा, ये डॉटर भी, मतलब जिसका अंकल से ब्लड रिलेशन आ रहा है तो उनको को पार्टनर्स बुलाया जाता है। अब इस बच्चे की शादी हो जाती है, बच्चे की शादी हो गई तो वाइफ आ गई, इस बच्चे की भी शादी हो गई, वाइफ आ गई और इसका हस्बैंड आ गया, और फिर इनके भी बच्चे हो गए, देखो इनके बच्चे हो गए, इनके बच्चे हो गए, जैसे एचयूएफ बहुत बड़ा होते जा रहा तो ये बड़ा होता है, क्या इन लोगों का भी हक होगा, क्या ये जो आई वाइफ आई, ये हस्बैंड आए, या इन बच्चे जो पैदा हुए, क्या इनका भी हक होगा जो अंकल के एंसेस्टर्स प्रॉपर्टीज़ में। अभी हम बताया कि यहाँ पे कौन हो गए, ये हो गए अपने को पार्टनर्स, पर ये जो इनकी वाइफ आई जिसका ब्लड रिलेशन नहीं है अंकल से, क्या वाइफ का ब्लड रिलेशन है अंकल से, नहीं है, तो ये मेंबर्स कहलाएगी। इनको मेंटेनेंस एक्सपेंसेस मिलेगी, मतलब इनको डेली के जो खर्चे होते हैं ना वो मांग सकते हैं एचयूएफ पे, पर ये लोग पार्टीशन इन एचयूएफ नहीं मांग सकते, ना शेयर इन द एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी मांग सकते। तो यहाँ पे अब देखते ग्रीन टिक वाले कौन होंगे, को पार्टनर्स होंगे, और ये लोग मेंबर्स कहलाएंगे। यहाँ पे मेंबर हो गई, ये मेंबर हो गई, और हस्बैंड जो है क्योंकि इसका ब्लड रिलेशन नहीं है अंकल से तो ये कौन हो गया, मेंबर्स हो गए। अब इनके बच्चे, अब इसका इनका ब्लड रिलेशन है ना इन सन से, तो हाँ ये भी कहलाएंगे को पार्टनर्स, मतलब अगर जो जिसके पिताजी, जिसके अभी बता रही हूँ को पार्टनर्स कौन होते हैं, जिसके पिताजी को पार्टनर्स है तो उनके बच्चे भी क्या कहलाएंगे, को पार्टनर्स कहलाएंगे। समझ में आया ना, जैसे ये भी को पार्टनर्स कहला जाएगा, ये भी कहला जाएगा क्योंकि इसके पिताजी कौन थे, को पार्टनर्स थे, ये जैसे इसके भी को पार्टनर। पर ये डॉटर है, डॉटर का क्या होएगा, ये लोग बच्चे लोग, मैंने बोला था पिताजी, जिसके पिताजी को पार्टनर से वो बन सकते हैं, मैंने उनकी बेटी नहीं बोला था, बेटी लोगों को इंक्लूड नहीं करा गया है यहाँ पर, मतलब उनके बेटी के बच्चे लोग अगर होते हैं, ये बेटी तो को पार्टनर्स बन गई, पर बेटी के बच्चे लोग होते हैं वो लोग मेंबर्स कहलाएंगे, पर दे कांट बी एन को पार्टनर्स। तो आप बोलेंगे इनके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ऐसा नहीं है, इसके हस्बैंड का भी कोई एचयूएफ होगा, उसके अंदर को पार्टनर्स बन सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कर्ता, को पार्टनर्स और मेंबर्स क्या होता है। जैसे आप देख सकते हो मेंबर का पॉइंट मैंने पढ़ा नहीं था, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन द एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, कोई शेयर नहीं कर सकते एंड कैन नॉट डिमांड पार्टीशन नहीं कर सकते। इनको सिर्फ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस मिल सकते हैं, फूड क्लॉथ और एक्सेट्रा। आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अपन आगे मूव फर्दर करते हैं। एक पॉइंट और बताना भूल गई, 3 जनरेशन तक ही एचयूएफ चल सकता है, मतलब अंकल है, अंकल का एक फर्स्ट जनरेशन हो गई, सेकंड जनरेशन हो गई, अगर इन बच्चों के भी आगे और बच्चे होते हैं, मतलब ये जो एचयूएफ चल रहा है वो सिर्फ 3 जनरेशन तक चलता है। ये आपकी बुक में ले रखा हुआ है और आपको पता होना चाहिए कि एक एचयूएफ 3 जनरेशन तक चल सकता है। अब अपने थोड़े बहुत पॉइंट्स बचे हुए थे जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ओल्डेस्ट फॉर्म तो है, उसमें से एक पार्ट ये भी एक है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब समझ में आए, ओल्डेस्ट में से भी एक, बहुत सारे ओल्डेस्ट, सोल प्रॉपर्टी सबसे ओल्डेस्ट है, ये जॉइंट हिंदू फैमिली भी ओल्डेस्ट है, उसमें से एक ये भी है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी एग्जाम्पल्स में, इसलिए वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू गवर्न करा जाता है, और इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट। जैसे आप बर्थ लेते हो, आप उसमें पार्ट बन जाते हो
अनडिवाइडेड फैमिली का। इसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बोला था कंपनीज एक्ट में कंपनीज एक्ट की रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ता है, पर उसको गवर्न करता है, मतलब उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में। और इसमें मैंने आपको 3 जनरेशन, अभी मैंने एक एग्जांपल में भी बताया था, 3 जनरेशन तक एक HUF जा सकती है। ये आपकी बुक में भी पॉइंट लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखना। और इसमें 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉज है, अपन देखेंगे एक दया भागा और एक मिताक्षरा। ये अभी अपन देखते हैं कौन कौन से स्कूल्स ऑफ लॉ है। दया भागा है, मिताक्षरा। मिताक्षरा वो लॉ है जो प्रिवेल करता है पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में। तो दया भागा क्या हुआ, दया भागा सिर्फ प्रिवेल करता है वेस्ट बंगाल एंड आसाम में। मिताक्षरा में वो होता है जिसमें आप बाय बर्थ आप उस प्रॉपर्टी के आप को पार्टनर्स बन जाते हैं। जैसे लिखा है वन एक्वायर द राइट टू द फैमिली प्रॉपर्टी, मैंने बताया था जैसे अब उनके बच्चे लोग थे, तो बच्चे लोग क्या हुए थे, बाय बर्थ दे बिकम द राइट, दे हैव द राइट ऑन द प्रॉपर्टी एंड नॉट बाय सक्सेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दिस एल्डर्स आर लाइफ। उसके उनके पिताजी अभी तक जिंदा थे, तब भी उनको उसमें को पार्टनर्स बन के उनको पूरी राइट मिल गया था। दस एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली एक्वायर राइट शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी। जो भी बच्चा बॉर्न होता है उसको जैसे उन बच्चे के बच्चे हो गए थे तो क्या उनको राइट मिल गया था ना, हाँ उनको राइट मिल गया था, वो लोग को पार्टनर्स कहलाए थे और उनको राइट मिल गया था क्योंकि वहाँ पे मिताक्षरा लॉ प्रिवेल करता था। ये पूरा एग्जाम्पल पूरा डिफरेंट हो जाएगा अगर दया भागा होता। दया भागा में वो होता है उसमें आपके जब तक पिताजी जिंदा है, जब तक आपके पिताजी जिंदा है आप उसमें प्रॉपर्टी में हक नहीं मांग सकते। नोबडी एक्वायर द राइट द शेयर इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज लॉन्ग एज द हेड ऑफ द फैमिली इज अलाइव। वो अंकल जी अगर जिंदा होते तो ये जो बच्चे को मैंने बताया था ना को पार्टनर्स बन गए, दे कैन एक्वायर द राइट इन द प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक वो अंकल जी जिंदा है तब तक ये बच्चे लोग कोई एक्वायर राइट नहीं मांग सकते, मतलब उस पर हक नहीं मांग सकते उस प्रॉपर्टी पे। दस चाइल्ड विल एक्वायर राइट ओनली आफ्टर द डेथ, जब उनके पिताजी शांत हो जाएंगे तभी वो उसमें प्रॉपर्टी में उनका हक बनेगा। और ये कहाँ प्रिवेल करता है, वेस्ट बंगाल और आसाम में। आपको दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे, दया भागा और मिताक्षरा क्या होता है। अपन अब देखते हैं फीचर्स क्या है। फीचर्स आपको बहुत सिंपल लगेंगे क्योंकि अपन इतना डीप में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए बनाने के लिए, पर मैं रियलिटी बताऊं क्योंकि मैंने एक HUF बनाया है मेरे ऑफिस में तो मुझे पता है कि कैसे बनता है। HUF बनाने के लिए एक हस्बैंड और वाइफ को मैरिड होना ज़रूरी है और उनका एक बच्चा होना चाहिए, तो आप HUF बना सकते हो। पर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए बनाने के लिए, तो आपको वही लिखना है। और इसमें आपको एक एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब HUF में कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। बिजनेस रन करने के लिए आपको पूर्वजों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और इसमें आपको जैसे ही मैंने बताया तो कोई भी बच्चा बॉर्न होता है तो उसको मेंबरशिप मिल जाती है, मतलब वो एक HUF का पार्ट बन जाता है। और ये कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या आता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में बता चुकी, कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। और बाकी को पार्टनर्स और मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो लोग मैनेज नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। कंट्रोल आपको पता है किसका रहेगा, कंट्रोल किसका रहेगा, कर्ता का रहेगा। ये सब पॉइंट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। कंट्रोल कौन रहेगा, कर्ता का रहेगा। और सारे डिसीजंस कौन लेगा और मैनेज कौन करेगा, कर्ता करेगा। और इसके सारे डिसीजंस बाइंडिंग होंगे, अदर मेंबर्स को पूरे फॉलो करने पड़ेंगे, जो कर्ता ऑर्डर देगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी, जैसे कर्ता की डेथ हो जाती है, सोल प्रॉपर्टीशिप में क्या होता है, सोल प्रॉपर्टी की डेथ हुई, बिजनेस बंद। पर कर्ता की डेथ हुई तो नेक्स्ट जो सीनियर मेंबर होगा, जो भी नेक्स्ट सीनियर मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा। द बिजनेस कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ ऑफ द कर्ता, और जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा। और बिजनेस कैन हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। ये भी पॉइंट बताया था मैंने कि अगर को पार्टनर्स लोग बोल दें कि आप हटो यहाँ से, मतलब ये बंद करना है हमको HUF, तो HUF बंद हो सकता है। मेंबर्स लोग डिसाइड नहीं कर सकते, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है। पर आप एज आप आगे पढ़ोगे, अगर आप फर्दर स्टडीज़ करते हो आपको ये पॉइंट्स आएंगे। माइनर मेंबर्स, आपको पता है कि बाय बर्थ बन जाते हैं इसमें, तो माइनर मेंबर भी HUF का पार्ट बन सकता है। दिस इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस ऑकर्स ड्यू टू द बर्थ इन ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन जाता है। हैंस माइनर कैन ऑल्सो बी द मेंबर्स। तो आपको फीचर्स बहुत सिंपल है, आपको सब समझ में आए होंगे, पर मेरा फर्ज बनता है आपको पॉइंट्स याद कराना। तो अपन ऐसे याद करते हैं, देखो बच्चा आपको क्या दिख रहा है, माइनर बच्चा दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, लॉलीपॉप खाते खाते जा रहा है। तो माइनर चलते चलते जा रहा था, लॉलीपॉप फ्रूट फ्लेवर की खाते हुए जा रहा था। माइनर चलते चलते, माइनर से कौन होगा, माइनर मेंबर्स। चलते चलते, कंटिन्यूटी एंड कंट्रोल, CC, चलते चलते जा रहा था लॉलीपॉप
लॉलीपॉप से लाइबिलिटी और फ्रूट फ्लेवर के खाते हुए जा, लॉलीपॉप कौन से फ्लेवर की थी, फ्रूट फ्लेवर की, तो फॉर्मेशन द माइनर चलते चलते जा रहा था, लॉलीपॉप फ्रूट फ्लेवर के खाते हुए जा रहा था। ये आपको ये शुरू के पॉइंट्स पता चल जाएंगे तो आप एग्जाम में लिख सकते हो आपको क्या करना है। तो आपको फीचर्स समझ में आ गए होंगे। अपन अब मूव करते हैं मेरिट्स पे क्या होता है। मेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब भी अपन क्या देखते हैं, मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और कर्ता की क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो मेंबर्स को एक फ़ायदा मिल गया कि उनकी लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। तो एक लिमिटेड लाइबिलिटी एक फ़ायदा हो गया। सेकेंड क्या, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। आप क्या देखोगे, अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को धोखा देना इतनी आसान नहीं होता है। आप किसी दूसरे इंसान, पराया इंसान को आसानी से धोखा दे सकते हो, पर एक फैमिली मेम्बर्स को धोखा देना इतना आसान नहीं होता है। तो इससे क्या होएगा, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। अपने भाई को धोखा देना इतना आसान होता है क्या, नहीं। मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपने भाई को कैसे धोखा दे सकती हूँ। तो वही इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन बढ़ता है अगर अपन HUF बिजनेस करते हैं। थर्ड क्या है, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। यहाँ पे कर्ता की डेथ हो जाती है, नेक्स्ट अभी बताया था, नेक्स्ट सीनियर मेंबर क्या बन जाता है, कर्ता। ये डिसएडवांटेज था सोल प्रोप्राइटरशिप में, याद है ना आपको, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की डेथ से वो हो जाता है, मतलब बिजनेस बंद हो जाता है। बट यहाँ पे कौन नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा, ये अपन फीचर्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पॉइंट। फिर इसके लास्ट के इफेक्टिव कंट्रोल। यहाँ पे अपने को इफेक्टिव कंट्रोल दिखेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही इंसान डिसीजन ले रहा है। जहाँ पे भी एक ही इंसान डिसीजन लेता था वहाँ पे कंट्रोल आसानी से मेंटेन करा जाता है। अगर 3-4 लोग एक साथ होते तो सब अपना अपना रूल लगाते, अरे ये करना है, कोई ये बोलता, कोई वो बोलता, तो सबके अपने अपने विचार होते क्योंकि हर एक इंसान का सेम विचार नहीं हो सकते। यहाँ पे एक ही इंसान कंट्रोल कर रहा है तो मतलब सबको सुनना है उसकी बातें, तो कंट्रोल बहुत इफेक्टिव हो सकता है। मैंने इसका सोल प्रोप्राइटरशिप में एग्जाम्पल याद है ना, मैंने बीजेपी गवर्नमेंट का लिया था। बीजेपी गवर्नमेंट बहुत इफेक्टिव इसलिए कंट्रोल कर पाई क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी में वो है, तो इफेक्टिव कंट्रोल कर पाई। तो ये इफेक्टिव कंट्रोल का फ़ायदा मिलता है क्योंकि करता ही एक इंसान है, वो पूरा कंट्रोल करता है। अपन इसका मेमोरी टेक्निक देखते हैं। मेमोरी टेक्निक है LIC में इफेक्टिव कंट्रोल है। L फॉर होता है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, I से इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, C फॉर कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस और इफेक्टिव कंट्रोल। LIC में इफेक्टिव कंट्रोल और LIC का भी आपको थोड़ा बहुत ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जनरल इन्फॉर्मेशन ये कि LIC को अभी आपको पता है गवर्नमेंट की कंपनी, इसको प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है। अभी बिकॉज ऑफ कोविड-19 नहीं हो पाया, बट इस बार के 2020 बजट में गवर्नमेंट ने बोला था कि मैं प्राइवेटाइजेशन करूँगी। तो आपको नॉलेज होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, इसलिए बता रही थी मैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपन, लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन अपन देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे आपको पता है इसमें HUF में एंसेस्टर्स प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी जाती है, तो इसमें आपके पास बहुत कम रिसोर्सेज है इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास कोई इतना पैसा नहीं है, तो ये अपना डिसएडवांटेजेस शो करता है। सेकंड क्या है, लिमिटेड मैनेजरल स्किल। एक ही इंसान पूरा मैनेज करता है, करता ही पूरा मैनेज करता है। और मैंने आपको प्लूटो का साइकोलॉजिस्ट उसका बताया भी था कि उसने बोला था कि एक इंसान में सारी स्किल्स नहीं हो सकती, वैसे एक इंसान करता पे सारी स्किल्स नहीं हो सकती। मैनेजरल, फाइनेंस अरेंज करना, सेल परचेस करना, सब कुछ एक ही इंसान नहीं कर सकता। उसी कारण लिमिटेड मैनेजरल स्किल के कारण बिजनेस में लॉसेस आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेजेस। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, एक अपन ने पॉजिटिव पॉइंट देखा था, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स मतलब लिमिटेड, और यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कर्ता के लिए नुकसानदायक हो गया तो वो डिमेरिट्स में चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता है। कर्ता की लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड हो, तो उसको अपनी पर्सनल एसेट्स भी यूज़ करनी पड़ जाएगी अपने बिजनेस में। अगर बिजनेस में अगर लॉस में चल जाती है और एसेट इतने नहीं होते हैं HUF के पास पे ऑफ करने के लिए। थर्ड है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। आप भी बताइए, कोई आप पे डोमिनेट करे, अरे तू ऐसा कर वैसा कर, तो आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा ना। वैसे ही कर्ता क्या करेगा, हर चीज़ में आपने पढ़ा था कर्ता के पास फुल डोमिनेंस रहता है और कर्ता अपना डोमिनेंस झाड़ेगा, कर्ता अपना दिखाएगा डोमिनेंस, किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और दिस में लीड टू द ब्रेक हो सकता है HUF को, ये खतरा बनता है। तो इसका अपना मेमोरी टेक्निक क्या होगी, लूडो। L फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, L 2 बार आएगा, लिमिटेड मैनेजरल स्किल, U फॉर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता एंड DO डोमिनेंस। अपन ने मेरिट्स में क्या लगा था, LIC, और इसमें फीचर्स में क्या यूज़ करा था अपन ने, बच्चा माइनर चलते चलते जा रहा था, लॉलीपॉप फ्रूट फ्लेवर के खाते हुए जा रहा था, तो वो हो गया था। और इसमें लूडो है। आपको मेरे सारे मेमोरी टेक्निक्स पसंद आई होगी और आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज विनी मक्कड़ साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।